ऑलराइट, आज की वीडियो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले हैं हमारा टॉपिक प्लेसेंटा या अपरा बोलते हैं इसे हिंदी में। अपरा क्या है, अपरा का क्या कार्य होता है और अपरा का निर्माण कैसे होता है, इन्हीं सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप बिना स्किप किए कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपको इस टॉपिक से संबंधित सभी जानकारी मिल सके। तो अपरा समझने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं जो हम इससे पहले के भागों में पढ़ चुके हैं। और वहाँ हमने जाना था कि स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि एक 2n कोशिका होती है और इसमें लगभग 24 घंटे, फ्यूजन के 24 घंटे बाद इसमें विदलन की क्रिया प्रारंभ होती है, अर्थात क्लीवेज की क्रिया प्रारंभ होती है। और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे 8 से 16 कोशिकाओं वाली अवस्था जिसे मॉरूला कहते हैं और मॉरूला बन जाता है। मॉरूला आता है गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब से चलता हुआ कहाँ पहुँचता है, गर्भाशय में पहुँचता है और इसके बाद वहाँ पर पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है और इसके बाद इसमें बहुत ही रैपिड डिवीजन होता है और इसके बाद ये बना लेता है ब्लास्टुला। क्या बना लेता है? ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के सबसे बाहर जो परत होती है उसे पोस्कोरक कहते हैं, जो कि आगे चल के यही अपरा के निर्माण में भाग लेगी। और इसके सेंटर में इनर सेल मास है जिससे एम्ब्रियोब्लास्ट अर्थात भ्रूण बीज का निर्माण होगा। अब ये जो ब्लास्टुला है, ध्यान से समझिएगा, अब ये जो ब्लास्टुला है इसको बहुत सारा डिवीजन करना है और आगे चल करके 3 स्तरों का भी निर्माण करना है। जब ये गैस्ट्रुलेशन में जाता है और गैस्ट्रुला का निर्माण करता है तो इसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म का भी निर्माण होना है। इसलिए इसको बहुत हाई मात्रा में एनर्जी चाहिए। अभी तक जो एनर्जी मिल रही थी तो उसमें उपस्थित जो माइटोकॉन्ड्रिया थी उसके कारण मिल रही थी, लेकिन अब इसे बहुत भारी मात्रा में एनर्जी चाहिए। इसलिए ये क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम होती है गर्भाशय की, उससे आकर के क्या हो जाता है, चिपक जाता है। एंडोमेट्रियम से आकर के चिपक जाता है और ये जो पोस्कोरक कोशिकाएं होती हैं ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम कोशिका को खाना प्रारंभ कर देती हैं, अर्थात नष्ट करना प्रारंभ कर देती हैं। बहुत ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको टोटली क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्या कर देती है, नष्ट करना प्रारंभ कर देती है और नष्ट करने के बाद यहीं पर निर्माण हो जाता है कोरियन का। किसका निर्माण हो जाता है? कोरियन का। और जो कोरियन होता है वो इसके अंदर अपनी विलाई अर्थात रसांकुर को प्रवेश कराना स्टार्ट कर देता है। तो हमने देखा कि जो कोरियन से रसांकुर निकल रहे थे वो अब गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में प्रवेश करना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह ऐसे सांचे नुमा, इस तरह वो खांचे नुमा जा करके उसी में फिट हो जाता है, जिसमें ये रसांकुर अर्थात विलाई इसके अंदर धसे हुए होते हैं और ये एक रचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपरा बोलते हैं। क्या कहते हैं? अपरा बोलते हैं। क्योंकि अपरा का निर्माण इसलिए आवश्यक हो जाता है जिससे जो भ्रूण है वो माँ से भोजन अर्थात पोषक पदार्थों को, श्वसन आदि को प्राप्त कर सके। तो अब बात करते हैं अपरा। तो अपरा का जो विकास होता है वो भ्रूणीय कोरियन, जो कोरियन बन रहा था, तथा गर्भाशय भित्ति दोनों से ही होता है। क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ निर्माण में ये जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है सेल नष्ट हो रही थी और साथ साथ में जो ये विलाई अंदर प्रवेश कर रही थी, तो यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। ऐसे आप समझिए, ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है, ये है ना, ये प्रवेश कर चुकी है और यहाँ पर ये क्या है, एंडोमेट्रियम की सेल्स हैं। ये क्या है, एंडोमेट्रियम की सेल्स हैं और ये क्या है, विलाई है। तो हमने देखा कि जो एंडोमेट्रियम है वो भी भाग ले रही है, अर्थात गर्भाशय की अंतःभित्ति भी भाग ले रही है, साथ साथ में कोरियन भी इसमें भाग ले रहा है। तो कोरियन तथा गर्भाशय भित्ति दोनों ही होता है। भ्रूणीय कोरियन से रसांकुर अर्थात विलाई तथा रुधिर वाहिनियों का विकास हो जाता है। इसमें रुधिर वाहिनियों का विकास हो जाता है
और एक अत्यधिक संवहनीय, संवहनीय का मतलब जिसमें विसरण क्रिया अत्यधिक होती है। विसरण क्रिया आप समझते होंगे कि पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट ही विसरण कहलाता है। अर्थात जब माँ का जो रुधिर है उसमें ग्लूकोज का लेवल अधिक होगा और जो भ्रूण है उसके रुधिर में ग्लूकोज का लेवल कम होगा, तो अपरा के थ्रू वो ग्लूकोज भ्रूण में ट्रांसफर होता रहेगा, इसी को विसरण कहते हैं। तो कहने का मतलब है और एक अत्यधिक संवहनीय अंग का निर्माण हो जाता है जो गर्भाशय तथा भ्रूण के रसांकुर से परस्पर जुड़कर गर्भाशय तथा भ्रूण का जो कोरियानिक विलाई है उससे परस्पर जुड़कर भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ देता है। भ्रूण को गर्भाशय, अभी इस फिगर को भी समझा देंगे, भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ देता है। इस जुड़ाव को ही क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। जुड़ाव को ही प्लेसेंटा कहते हैं। आई थिंक ये बात आपको जरूर समझ आ चुकी होगी। ये पोषकोरक कोशिका थी और ये जाकर के एंडोमेट्रियम से जुड़ चुकी है। क्लियर हो गई बात? इसे ही हम क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। अपरा के रसांकुर अर्थात विलाई गर्भाशय की दीवार में धसे हुए होते हैं। ये बात आप समझ चुके हैं। अपरा में मातृरुधिर और भ्रूण रुधिर वाहिनियां अलग अलग होती हैं। अलग अलग इसलिए होती हैं क्योंकि अगर एक साथ ऐसे रुधिर वाहिनियां मिल जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें सिरा और धमनी की व्यवस्था होती है जिसमें दोनों परस्पर एक दूसरे से टच नहीं करती हैं। अर्थात अगर ये सिरा है और ये धमनी है तो ये दोनों एक कोशिका में प्रवेश करते हैं जहाँ पर विसरण के द्वारा ये सब क्रियाएं होती हैं, और धमनी जो है वो माता से शुद्ध रुधिर को भ्रूण में पहुंचाती है। ध्यान से समझिएगा, धमनी माता से शुद्ध रुधिर को कहाँ पहुंचाती है? भ्रूण में पहुंचाती है। वहीं जो सिरा है वो अशुद्ध रक्त को माता में पहुंचाता है, और बाकी माता के अंदर तो सारे सिस्टम एक्टिव होंगे, वो फिल्ट्रेशन क्रिया करेगी, लेकिन जो भ्रूण है उसका जो कहते हैं ना इम्प्योर ब्लड है वो माता में ट्रांसफर होता है। किसके थ्रू? अपरा के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो अपरा बनने के कुछ समय पश्चात अपरा तथा भ्रूण के बीच एक रज्जु समान रचना बन जाती है जिसे नाभि रज्जु या अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अब इस फिगर को समझ लेते हैं। ये मादा का यूट्रस है अर्थात गर्भाशय है जिसमें एक परिपक्व भ्रूण बन चुका है जिसका स्ट्रक्चर हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो इसकी बाहरी परत होती है, ये जो इसकी बाहरी परत होती है उसे बोलते हैं कोरियान। क्या बोलते हैं? कोरियान बोलते हैं। तथा इसकी जो आंतरिक परत है उसे कहा जाता है एमनियॉन। क्या बोलते हैं? एमनियॉन बोलते हैं। और यहाँ जो ये स्पेस होता है उसको बोला जाता है एमनियोटिक कैविटी। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक कैविटी। और यहाँ पर तरल पदार्थ भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है? तरल पदार्थ भरा होता है। इसी तरल पदार्थ को कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। जब बेबी बर्थ होता है तो भारी मात्रा में या काफ़ी मात्रा में फ्लूइड जो बाहर निकलता है वो एमनियोटिक फ्लूइड ही होता है, और इसी फ्लूइड के चिकनाहट के कारण ही बेबी जो है वो पेट में इधर उधर चलता रहता है। बाय चांस कई बार ऐसा होता है कि ये फ्लूइड जो है वो सूखने लगता है, तो ऐसे में ट्रीटमेंट करवाना होता है और वाटर और भी जितने मिनरल्स की आवश्यकता होती है वो इंजेक्शन के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। तो कहने का मतलब एमनियोटिक फ्लूइड भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है। और यहाँ पे फिल होता है ये सॉरी इसमें नहीं, यहाँ पर ये बेबी के चारों ओर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और ये काफ़ी हेल्प करता है, आप समझ चुके हैं। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर अपना अभी तक आपको नहीं समझ आई तो यहाँ ध्यान से देखेंगे। ये कोरियान है। क्या है? ये कोरियान है, ये बाहरी वाली परत। और कोरियान में हम देख रहे हैं इसके जो आंतरिक परत है उसको कहते हैं एमनियॉन। अब ये कोरियान जो है वो धीरे 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 गर्भाशय में क्या कर रही है?
गर्भाशय की भित्ति से जुड़ रही है, कोरियान गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जा रही है और ये गर्भाशय की भित्ति में जुड़ करके किसका निर्माण कर लेती है, प्लेसेंटा का निर्माण कर लेती है। और देख सकते हैं आप प्लेसेंटा में रुधिर वाहिनियां प्रवेश करती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा, नाभि रज्जु द्वारा आ करके जो भ्रूण है उसके उदर भाग से आकर के जुड़ जाती है और इसी के थ्रू पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। अर्थात शिरा के थ्रू यहाँ से रुधिर जाता है और धमनी के थ्रू यहाँ पर रुधिर आता है और इसमें जो विसरण क्रिया है वो काफ़ी हेल्प करती है। तो इतनी बात समझ में आ गई। मनुष्य में जो अपरा होती है वो हीमोकोरियल प्रकार की होती है। कैसी होती है, हीमोकोरियल प्रकार की होती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हीमोकोरियल क्या होता है, तो इसमें जो भ्रूण की कोरियानिक एपिथेलियम होती है वो मादा के रुधिर वाहिनी से सीधे संपर्क में होती है। अर्थात जो इसकी कोरियानिक एपिथेलियम सेल होंगी या लेयर होंगी वो मादा के रुधिर वाहिनी से सीधे संपर्क में होती हैं, जिससे विसरण क्रिया के थ्रू जो ब्लड में ग्लूकोज है या किसी अन्य पोषक पदार्थ हैं या CO2 O2 है, इन सब का जो आदान प्रदान है वो आसानी से हो सके। तो यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बन जाता है कि मानव में किस प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है। अब बात करते हैं अपरा के क्या कार्य हैं, फंक्शन क्या है। आई थिंक निर्माण तो आपको ज़रूर समझ आ चुका होगा कि इसलिए निर्माण होता है जिससे कि भ्रूण जो है वो गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाए और जुड़ने के बाद नाभि रज्जु के थ्रू पोषक पदार्थों को प्राप्त कर सके। क्लियर। अगर कुछ भी कंफ्यूजन अगर रह जाता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके पास अब कोई कंफ्यूजन ना बचे। तो अपरा का क्या कार्य होता है, तो सबसे पहला कार्य होता है पोषण। अपरा माता के रुधिर से पोषक तत्वों को भ्रूण में पहुंचाती है। जो अपरा है वो माता के रुधिर से, ये माता है, ये माता की गर्भाशय है, अर्थात ये मदर की यूट्रस है और इसमें रुधिर वाहिनियाँ होंगी, ये तो बात सबको क्लियर है। और इन रुधिर वाहिनियों में जो पोषक पदार्थ होंगे उनको पहुंचाएगी भ्रूण में। अगला है श्वसन। अपरा मातृ रुधिर से ऑक्सीजन को भ्रूण में प्रदान करती है, अर्थात भ्रूण को देती है। अब चूंकि जो मदर है वो सांस ले रही है, श्वसन क्रिया हो रही है, जिस कारण सांस लेने से उसके अंदर ऑक्सीजन पहुंच रहा है, उसके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा है और ये ऑक्सीजन धमनी के द्वारा कहाँ जाएगा, पहुंच जाएगा एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो को ऑक्सीजन मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं उत्सर्जन। अब जब भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं किसी बॉडी में तो बहुत सारे हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, साथ साथ में श्वसन क्रिया के पश्चात भी CO2 निकलती है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, उसी एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू माता के अंदर पहुंच जाते हैं, माता के रुधिर में पहुंच जाते हैं और इसके बाद माता के रुधिर का जब फिल्ट्रेशन होता है तो फिल्टर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो अपरा भ्रूण में बने अपशिष्ट पदार्थों तथा CO2 को माता के रुधिर में मुक्त करती है। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं प्रतिरक्षा की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रतिरक्षा या अर्थात इम्यून सिस्टम कैसे होता है। तो चूंकि जो अपरा है वो डायरेक्ट मदर को जोड़ती है भ्रूण से। ऐसे में जब मदर को बहुत सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान 3 महीने पर, 1.25 महीने पर ऐसे ही टीके लगवाए जाते हैं और ये सभी टीके का जो एंटीबॉडी होता है वो पहुंच जाता है भ्रूण के पास। तो कुछ विशेष जैसे खसरा हो गया, बुखार हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, चेचक हो गया, इन सब के टीके मदर को लगाए जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं बच्चों में। तो अपरा द्वारा मातृ रुधिर से विभिन्न रोगों के प्रतिरक्षी भ्रूण में पहुंच जाते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट है हार्मोन्स का स्राव। अपरा गर्भाशय अवस्था में कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, साथ साथ में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन नामक हार्मोन का भी स्रावन करती है, जो कि गर्भावस्था के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये था प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को आप कह सकते हो कि वह संरचना, अर्थात वह संरचना
जो माता को भ्रूण से जोड़ती है प्लेसेंटा कहलाती है। प्लेसेंटा के द्वारा ही माता के रुधिर से पोषक पदार्थ भ्रूण में पहुंचते हैं तथा भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ माता के अंदर पहुंचते हैं। क्लियर? तो आई होप आप सबको ये टॉपिक ज़रूर क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। साथ साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर विथ नोट्स फ्री मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।